Friends, the Honorable Prime Minister today, after a reasonably long period, interacted with the media today. It was a press conference held really to announce that he would not be available for leadership to the Congress party during and after the general elections. प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था कि ये सार्वजनिक घोषणा कर दें कि 2014 के चुनाव के बाद वो उपलब्ध नहीं होंगे नेतृत्व के लिए. In that sense, it was a press conference intended to announce his own farewell. Since he has done so, as the principal opposition party, we wish him all the best, good health, long life, and many years of public service. Coming to the question of his press conference, except the announcement of the fact that he is unavailable for future leadership, the rest of the press conference was intended to be a formality. It turned out to be a farce. If we read between the lines, and at times almost expressly so, he admits that his government failed to curb corruption. He admits that it failed to check unemployment. And he admits it failed to contain inflation. भ्रष्टाचार को वो रोक नहीं पाए, कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति को वो चेक नहीं कर पाए, बेरोजगारी उनके कार्यकाल में बढ़ी. अब ये तीनों मापदंड ले लिए जाएं किसी भी शासन के कि जिसमें बेरोजगारी भी है, बढ़ती हुई कीमतें भी हैं और भ्रष्टाचार भी है, तो सरकार तो पूर्ण रूप से फिर विफल रही. Between corruption, inflation, and unemployment, it's a perfect recipe for disaster. लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा शासन दिया, इसके लिए वो तर्क ढूंढते रहे. सबसे विचित्र तर्क था कि जब पूछा गया कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सफल नहीं हो पाई रोकने में, या कौन सा ऐसा कदम है जब आपको लेना चाहिए था या असर्ट करना चाहिए था, तो सच में उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था. कोल ब्लॉक आवंटन के समय या 2G के आवंटन के समय जब बार बार उनको लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो रोक सकते थे.
उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक नए तर्क का निर्माण किया। ही मैन्युफैक्चर्ड अ न्यू लॉजिक, और ये नया तर्क था कि भ्रष्टाचार यूपीए 1 में हुआ और उसके बाद मैं 2009 का चुनाव जीत गया। Electoral sanction to a corrupt government wipes out the allegation of corruption. यह पहली बार है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह तर्क दिया हो कि चुनाव का परिणाम जीतने से भ्रष्टाचार के आरोप अपने आप में रद्द हो जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का यही तर्क वो क्रिमिनल्स भी प्रयोग कर सकते हैं जो कई बार चुनाव जीत जाते हैं। जब अपराधी लोग चुनाव जीतते हैं तो समाज में रोष होता है कि अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का, अपराधी संसद में या विधानसभा में क्यों आ रहे हैं। इस तर्क की कोई अनुमति नहीं होती कि चुनाव जीत गया हूं इसलिए अब मैं अपराधी नहीं हूं। But the Prime Minister coming out with an argument that because his party won the 2009 election, therefore corruption of UPA 1 has either ceased to be corruption or no longer is accepted by the people as corruption. मुझे खेद है कि इन विषयों के बारे में और कई अन्य विषयों के बारे में जब बार बार पूछा गया तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अधिक प्रयोग किया गया वाक्य क्या था? The most frequently used sentence was that this is for historians to write. और उससे ज्यादा प्रयोग किया गया वाक्य था टाइम विल टेल। अब लोकतंत्र में टाइम विल टेल क्या तर्क है? अब आप उनका एक दोनों तर्क देखिए। 2009 के चुनाव परिणाम ने उनको करप्शन के आरोप से मुक्त कर दिया, और अभी जो चुनाव परिणाम उनके खिलाफ गए, क्या वो उनकी सरकार की विफलता पे मोहर नहीं लगाते हैं? If we go by his logic, the complete rout of the Congress party in December 2013 puts a complete stamp of failure on the performance of his government. पर उस विफलता को वो स्वीकार नहीं करते। He has a different yardstick for measuring the verdict of 2009 and a different yardstick for measuring the verdict of 2013. 2013 का परिणाम उनकी विफलता के ऊपर छाप नहीं छोड़ता। वो इतिहासकार तय करेंगे और वक्त बतलाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। In a democracy, time doesn't tell. It is the voters who tell us.
And the voters tell us most emphatically. And from what the voters have told us recently, and from what the voters are likely to tell us, it's bad news for the Congress party. And it is bad news primarily because of the failures of Dr. Manmohan Singh's government. अब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पे उनका तर्क यह है कि उपभोक्ताओं का नुकसान हुआ है, कंज्यूमर्स हैव सफर्ड बट प्रोड्यूसर्स हैव बेनिफिटेड. If producers have benefited, why are producers committing suicide? The input costs have gone up. Inflation is impacting on the producers also. They are also living in distress. Many of them are committing suicide. So merely because consumers are suffering, there is no natural presumption that the producers are better off. He admitted failure on the employment front. But they had no remedies to suggest. थोड़ा बिटर थे, मीडिया के आप लोगों से भी बिटर थे. आपसे ज्यादा हम विपक्ष से थोड़ा ज्यादा बिटर थे. और विपक्ष में भी यह लगा कि नरेंद्र मोदी से तो बहुत ही ज्यादा बिटर थे. अब उन्हीं का अगर तर्क ले लिया जाए कि 2009 के चुनाव परिणाम से 2G और कोल ब्लॉक एलोकेशन का धब्बा मिट गया, तो फिर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था कि मोदी जी 2002 में भी जीते हैं, 2007 में भी जीते हैं, 2012 में भी जीते हैं. फिर तो अपना ही तर्क का लाभ, बेनिफिट ऑफ हिज ओन लॉजिक, वो मोदी जी को भी दे सकते थे. लेकिन मोदी जी ने अपने आप को केवल चुनाव जीतने की वजह से दोष मुक्त नहीं कहा. मैं ये पहले भी कह चुका हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि 1947 से आज तक इस देश का कोई दूसरा राजनीतिक नेता नहीं है जिसको इतनी स्क्रूटनी में से निकलना पड़ा हो. पुलिस की जांच, सुप्रीम कोर्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए हुए पुलिस अधिकारियों की SIT की जांच, कमीशन ऑफ इंक्वायरी अलग बैठा हुआ है. SIT के बाद एमाइकस, उसके बाद जज, और फिर SIT की रिपोर्ट की स्वीकृति जज के द्वारा. A monitored process and monitored by the highest court has vindicated Narendra Modi. The judicial process has vindicated him. The electorate has vindicated him at least thrice, if not more. और उसके बाद इस शब्दावली का प्रयोग करना, ऐसी शब्दावली
प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विरुद्ध है। It doesn't add to the dignity of the Prime Minister's office. The dirty tricks department of the Congress party, despite electoral vindication and a judicial vindication, has carried on certain tricks against Narendra Modi. They could have used this language. I am sure the Prime Minister of India is not a part of that dirty tricks department. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सन 84 के लिए उन्होंने 20 साल बाद माफी मांग ली थी 2004 में। लेकिन ये सारी जांच और इतने लोगों को दोषित साबित करना जो 2002 के संदर्भ में हुआ है, 1984 के संदर्भ में नहीं हुआ। वैसे ये भी याद रहे कि 1999 में जब दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव वो हार गए थे, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 84 के दंगे आरएसएस ने करवाए हैं। प्रधानमंत्री जी की ये फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये वक्त आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन का भी होता है। बिटरनेस का नहीं होता। और जिस तरीके से अपने कार्यकाल की ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए थी, आज उन्होंने नहीं की। वो टालते रहे। कि इतिहासकार इस पे निर्णय करेंगे। इतिहासकार तो अपनी एकेडमिक एक्सरसाइज करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि मतदाता निश्चित रूप से करेंगे। There may be two views of what historians have to say, but I am sure there is only one view now what the electorate has to say. And that view is not going to be very flattering. Thank you. देखिए, 10 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, मैं केवल उसको 2 टर्म कहूं ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। 10 वर्ष तो एक युग की तरह होते हैं एक विकासशील देश में। किसी डेवलपिंग सोसाइटी में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। और आप समाज को दिशा दे सकते हो। हम लोग राजनीति में हैं, इसलिए गणित में मैं नहीं जाऊंगा, बट आई विल सर्टनली कॉल दिस पीरियड अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी।
देखिए, डैमेज होता है या मोदी जी को लाभ होता है, ये तो इस देश का जनमत तय करेगा। जब सोनिया जी ने भी उस शब्द का प्रयोग हुआ था तो उससे नुकसान नहीं हुआ था। स्मिता, Well, we'd like to primarily contest on the issues of non-performance of the UPA government. And obviously in the election there will be comparisons drawn out between the quality of leadership projected by both the principal fronts. दिलीप तिवारी, जस्ट दिलीप तिवारी। जी मेरा सवाल ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वहां पर कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज अजय माकन, उनकी कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के सेक्रेटरी टॉम वडक्कल मौजूद थे। पीएमओ के ऑफिशियल्स ने कंडक्ट नहीं किया, बल्कि एमआईबी जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मनीष तिवारी, उन्होंने कंडक्ट किया। इससे ऐसा लगता है कि ये फोर्सफुल रिटायरमेंट है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, और जाते जाते वो कह गए नरेंद्र मोदी का कांग्रेस को से मुक्त करने का जो सपना है भारत से, वो पूरा नहीं होगा। देखिए, अब मैं इन प्रोसीजर्स में नहीं जाना चाहता कि कौन था कौन नहीं था। आई हैव फार मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस टू मेक अ कॉमेंट ऑन। आतिश, So on the allegation against Girbhar Singh, do you think Prime Minister gave a very casual response? He said he didn't have a time to apply his mind on it. I think his mind space on issues of corruption seems to be reducing. wonderful. Yes. Can you confine to one point? They will be grateful. A lot of friends are there. Go ahead. Yes. Number one, he said that the best part of his life is what he has done is the Parmanu Chukti, that is the nuclear deal with America. And number two, one of the reasons of price rise is the consumption has been increased. In the villages, consumption, production has been increased, consumption also. And another thing is that Modi, if Modi comes and takes power as the prime minister, it will be diesel. You see, I've already dealt with the later two. I'm surprised that in his tenure, he considers the Indo-US nuclear deal as the high point of his career. I think the lowest point of the last 10 years was bribery of members of parliament in order to endorse the Indo-US nuclear deal. Radhika. Manmohan Singh was the sort of perfect symbol of the non-performance of this government, incompetence, corruption, everything that is wrong with this government. With this fade out, isn't it going to make the fight a little tougher for the BJP? Because at the end of the day, Rahul Gandhi is still an untested entity. So he has a slight kind of edge, a slight benefit on account of that. I think if after 10 years in parliament and public life, you still call Mr. Rahul Gandhi untested, it's only it's only reflects on how much or how little impact he's had in the last 10 years. Mr. Shrestha. You go ahead. आपको बोला। दो चीजें बहुत साफ थी या तो इकोनॉमी से जुड़े सवाल थे या फिर पॉलिटिकल सवाल थे। इकोनॉमी से जितने भी जुड़े सवाल थे उस पर उनका बड़ा कैजुअल था, लेकिन पॉलिटिकल सवालों में अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए और आपकी बात की जाए तो दोनों में उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही लगा था कि जैसे बहुत सोचा समझा एक रिएक्शन था। नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि इनका पीएम बनना डिजास्टर्स होगा, वहीं आपके बारे में उन्होंने कहा कि इनको अभी समय देना चाहिए, चाहे उनका बिजली से संबंधी मुद्दा हो या उनके प्रशासन की बात हो। तो आपको क्या लगा कि आपको वो जानबूझ के समय दे रहे हैं ताकि बीजेपी को रोक सके, वो कांग्रेस के तहत है ये?
देखिए, आपने दो चीज पूछी हैं. I heard the speech of the Congress leader in the assembly yesterday in Delhi. He was being more loyal than the king as far as the Delhi government is concerned. And Prime Minister's kindness towards them is increasing my suspicion about what really is going on between the two parties. I am sure Narendra Modi will make a very good Prime Minister. And I am not going to say what kind of Prime Minister he makes, only time will tell. सुजीत ठाकुर. सर आप लोग ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने फेयरवेल स्पीच अपना दिया है, उनकी विदाई हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ काम करने को तैयार हैं. तो आप लोग कैसे कहते हैं कि ये बहुत कठिन सवाल है. आपने बहुत उसकी पेचीदगी में गए हैं. मुझे थोड़ा इस विषय पे अध्ययन करना पड़ेगा. और वो आगे क्या करते हैं, दिस ओनली टाइम विल टेल. जस्ट देखिए, अब ये तो टाइम विल नॉट टेल, द वोटर्स विल टेल. प्रमोद मजुमदार. देखिए, मुझे इस मामले में कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये जो दिखावापन होता है कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के एक वर्ग द्वारा, इट्स अ ग्रैंड स्टैंडिंग. व्हेन यू से आई डिसएग्री विद व्हाट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डन, और कल जो उन्होंने किया वो उस ग्रैंड स्टैंडिंग को एक्सपोज करता है कि राजनीतिक नेता दोष मुक्त कर दिए जाएंगे और जो अफसरशाही के लोग हैं वो दोष में आ जाएंगे. अश्विनी त्रिपाठी. देखिए, हम लोग तो दोषी रहे ही हैं, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि आपको भी दोषी माना गया है. वेंकट. You are absolutely right. It started with that alliance and the corruption by that party. Yes, you. देखिए, मैं इन सब चलिए, विषयों में नहीं जाना हृदयेश दीक्षित. चाहूंगा. Last question. जो आज प्रधानमंत्री ने दो बातें कही हैं, एक लास्ट. आम आदमी पार्टी को लेकर कही और एक नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया. अगर इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो लगता है वो पूरी लड़ाई को करप्शन के ग्राउंड पे लाना चाह रहे हैं. और उसमें आपको नहीं लगता जिस तरह कर्नाटका में येदियुरप्पा की वापसी हुई है उससे बीजेपी की डिफेंसिव रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका पहला आधार गलत है. करप्शन पे प्रधानमंत्री को कोई खेद है, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से नहीं आया. करप्शन का रैशनलाइजेशन था. और दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं, जब येदियुरप्पा जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा था. उसकी वजह से हमारी पार्टी बट गई. उसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए. वी हैव पेड अ हेवी प्राइस फॉर इट.
और आज भी जब येडियुरप्पा जी वापस आए हैं तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि वो अनकंडीशनली वापस आए हैं। इस अनकंडीशनली शब्द का सारा अर्थ आप स्पष्ट समझ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पे एलिगेशन था कि वो कोएलिशन सरकार नहीं चला सकती है, पर उन्होंने 10 साल में ये साबित करके दिखाया कि वो कोएलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुली चला सकती है। और दूसरा सवाल, आपने राज्यसभा में उनको बहुत करीब से देखा भी है और वो तो आपसे पहले से राज्यसभा में भी आप पॉलिटिक्स में है, आपको इतना तो आज के दिन लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन? दो सवाल। देखिए, जहां तक आपने पहला कहा, कई बार आप कितने साल पद पे रहे, निर्णय उस आधार पे नहीं होगा। इट्स नॉट योर लॉन्गेविटी विच विल डिसाइड योर प्लेस इन हिस्ट्री, इट इज द डायरेक्शन दैट यू गिव टू द कंट्री विच इज मटीरियल, and I regret it's not a very glorious direction that he gave. Vikas. Well, the fact that you can be in office for such a long time without doing much speaks volumes of your political abilities. अरुण जी, मेरा सवाल है कि अपने ओपनिंग रिमार्क में पीएम ने कहा कि लोगों की आमदनी 4 गुना बढ़ी है। उसके बाद वो महंगाई के मुद्दे पे आ गए, कहे कि सिर्फ महंगाई इसलिए है कि विदेशों की स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या वो जस्टिफाई कर रहे थे कि आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? देखिए, दिस वॉज एन एक्सरसाइज इन डिनायल। आप चुनाव हार रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, आप चुनाव हार रहे हैं प्राइमरीली फूड इन्फ्लेशन की वजह से, और उस वास्तविकता को आप रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं हैं। आपकी पार्टी भी जो अपना विश्लेषण करती है हारने के बाद, वो भी ये मानती है कि आप इन्फ्लेशन और खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन की वजह से चुनाव हार रहे हैं, और आप फूड इन्फ्लेशन को रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, you. Last two questions. What do you make of Prime Minister's statement today that he is still open to the idea of going to Pakistan? I think that's feasible in the short time that is left. No, he has always entertained romantic ideas of going back to his village, which he said is in West Punjab. But I found it striking that there was no mention about Pakistan not reining in the terror machine. I think that was more. There was no reference to internal security at all in the 1 hour and 15 minutes. Ramaraj Srivastava. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो रिटायर हो जाएंगे, अगले साल प्राइम मिनिस्टर की उपलब्ध नहीं होंगे, तो लगता है कि नया चेहरा आएगा, उसके खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को तो फैक्टर नहीं बनेगी और बीजेपी नए चेहरे कैसे हटेगी? देखिए, नया चेहरा आता है, कौन आता है, उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कमजोरी है, ये सब आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। हम लोग जो अपनी पार्टी की ताकत है और यूपीए के खिलाफ जो लड़ाई है और हमारे नेतृत्व की जो ताकत है, उसके आधार पर लड़ने वाले हैं। Last question, Sumit Pandey. No, please. No. Please. I think the fact that he won the 2009 election. I'll certainly have to concede that getting re-elected was certainly an important milestone as far as he was concerned. Thank you. Thank you. Thank you.